नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इतिहास जैसे आप सभी को पता है, मध्यकालीन इतिहास लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैं मध्यकालीन इतिहास को कलचुरी वंश के साथ खत्म करूंगा, ठीक। और उसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक इतिहास में। आज हम मध्यकालीन इतिहास के दो विशेष वंश के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नागवंशों के बारे में, ठीक। छत्तीसगढ़ के नागवंश। छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों में नागवंशियों का शासन था, ठीक। हम इसमें विशेष करके केवल दो नागवंशों के बारे में या उनके शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। ये हमारा बस्तर वाले क्षेत्र में हम पढ़ेंगे छिंदक नागवंश शासकों के बारे में, छिंदक नागवंश शासक, ठीक, या छिंदक नागवंश के बारे में। उसके बाद हम चले जाएंगे कवर्धा। कवर्धा में हम पढ़ेंगे फणी नागवंश के बारे में, कवर्धा के फणी नागवंश, ठीक। यदि छत्तीसगढ़ के नागवंश के बारे में बात कर रहा है तो हमको इन्हीं दो नागवंशों के बारे में ध्यान में देना है, फणी नागवंश और छिंदक नागवंश, ठीक। फणी नागवंश का शासन क्षेत्र कहाँ, ये बस्तर वाला, और कवर्धा में जो फणी नागवंश का शासन क्षेत्र कवर्धा और छिंदक नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र बस्तर या चक्रकोट, उस टाइम में चक्रकोट या उसे भ्रमरकोट भी कहते थे, ठीक। तो चलिए फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में। ठीक, कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। इनका जो शासन काल है, इनका शासन काल है 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, ठीक। इनका शासन काल ध्यान में रखिए। अच्छा, इस वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें किस चीज में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब एग्जाम का डेट आ चुका है और हमको जितना जल्दी हो सके अपना तैयारी बेटर करना है, ठीक। उन जरूरी चीज़ों में ध्यान देना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पेपर दिलाने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें हम जो कवर्धा के फणी नागवंशी शासक है, इनके द्वारा जो भी मंदिर बनवाया गया है ना, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछता है, ठीक। इनके द्वारा निर्माण कराया गया जितने भी स्थापत्य कला है उन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कवर्धा का फणी नागवंश ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक। कौन कौन से इनका विशेष निर्माण कार्य है उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक। उतने में फिर ये कवर्धा का फणी नागवंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले हमको इस वंश के बारे में जानकारी इनके शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिरों के माध्यम से, उस मंदिर में जो शिलालेख है उसके माध्यम से पता चलता है। साथ ही साथ इस वंश से संबंधित कोई ऐसा स्थल है क्या जहां से इनके साक्ष्य मौजूद हो या जहां से इनका साक्ष्य मिला हो? बिल्कुल, कवर्धा में एक जगह है पचराही, ये नाम ध्यान में रखिए, पचराही में इस वंश के शासकों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। पचराही जो पुरातात्विक स्थल है वो किस वंश से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन करेगा आपको। और पचराही किस जिला में है, क्योंकि हम कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिए कवर्धा या नहीं तो कबीरधाम, ऐसा क्वेश्चन वो करेगा, ठीक। पचराही किस वंश से संबंधित है, पुरातात्विक स्थल किस वंश से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन करेगा तो ध्यान में रखिए फणी नागवंश, ठीक। इसका राजधानी क्या होना चाहिए, सेकंड राजधानी, तो इसका राजधानी कवर्धा ही है, ठीक। इनका राजधानी है कवर्धा। इनके शासनकाल 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक।
अब हम इस वंश के उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो शासक हमारे लिए जरूरी है। वैसे तो इस वंश में कुल 24 शासक होते हैं, लेकिन 24 में से गिनती के 3-4 शासक ही हमारे काम के हैं, बाकी हमारे काम के नहीं। ठीक, तो जो शासक हमारे काम के हैं हम उसके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोपाल देव के बारे में। उससे पहले एक और शासक होता है अहिराज। ठीक है, अहिराज के बारे में सिर्फ आप इतना पढ़िए कि ये इस वंश का संस्थापक था। संस्थापक कवर्धा के फणिनाग वंशों के संस्थापक कौन था? तो अहिराज। ठीक, इतना ही पूछेगा इसके बारे में। सेकंड नंबर में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक गोपाल देव। इस राजा के बारे में हमको डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, गोपाल देव। गोपाल देव अपने शासनकाल में कौन सा विशेष कार्य करता है? गोपाल देव बनवाता है एक मंदिर कवर्धा में छपरी ग्राम के पास। एक स्थान है चौरा ग्राम। चौरा ग्राम में एक बनवाता है मंदिर। मंदिर का नाम रहता है भोरम देव। ठीक, भोरम देव। भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ पे? चौरा ग्राम पे। ठीक, इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छपरी लेख से। छपरी लेख से हमको जानकारी मिलती है। ठीक, साथ ही साथ इस छपरी लेख से हमको ये भी जानकारी मिलता है कि इस मंदिर के निर्माण में एक लक्ष्मण देव नाम का व्यक्ति इनका सहयोग किया होता है। लक्ष्मण देव इस मंदिर के निर्माण के सहयोगी होते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि कवर्धा जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र के जो देवता जो हैं, देव हैं, वे लोग भोरम देव को मानते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भोरम देव रख दिया गया है ना। ये मंदिर एक शिव मंदिर है। ठीक, ये मंदिर बना कैसा है? इतना खूबसूरत। इस मंदिर को बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो। भोरम देव मंदिर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्यों इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं? इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, लगभग इस भोरम देव मंदिर का स्ट्रक्चर उसी के समान है, इसीलिए इस भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं। निर्माणकर्ता कौन? गोपाल देव। ठीक, इस और छपरी लेख से हमको जानकारी मिलता है कि लक्ष्मण देव नाम का एक व्यक्ति ने इनका सहयोग किया था। ठीक, इस मंदिर का निर्माण कब कराएगा? 1089 ईस्वी के आसपास। ठीक है जी, 1089 ईस्वी के आसपास गोपाल देव नाम का एक राजा होता है, छणी नागवंशी शासक, वो भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ स्थान आपका? चौरा ग्राम। इतना आपको पढ़ना है। ठीक, गोपाल देव के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मंदिर के बारे में मैं आपको डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें छत्तीसगढ़ के जितना भी मोस्ट फेमस मंदिर है, जहाँ से ऑलमोस्ट जितने भी प्राचीन काल का मंदिर है, उन सारे मंदिरों के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि भोरम देव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, इतना आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक, गोपाल देव के बाद हम पढ़ेंगे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ये शासक इस वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक बनता है, इसलिए क्योंकि इसके शासन काल में एक बनता है महल जिसका नाम है मड़वा महल। ठीक, जितने भी राजा है, राजाओं से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में हमको पढ़ना है, और वो जो मंदिर है या वो जो महल है वो किस वंश वो किस के शासन काल में बना है,
इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक, रामचंद्र देव क्या करता है, रामचंद्र देव एक बार रामचंद्र देव करता है विवाह, किससे विवाह करता है, तो कलचुरी राजकुमारी रहती है, कलचुरी राजकुमारी है ना, उस राजकुमारी का नाम रहता है अंबिका देवी। ये अंबिका देवी का नाम आप मत भूलिएगा ना, अंबिका देवी। रामचंद्र देव कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करता है। तो अंबिका देवी कहती है कि मेरे को डेस्टिनेशन शादी करना है ना, डेस्टिनेशन शादी। मैं ऐसे कहीं भी ऐसा महल वहल जहाँ से हमारा जो ट्रेडिशनली जो पारंपरिक महल है वहाँ पे मैं नहीं करूँगा, कुछ नया चीज़ करते हैं, ऐसा कुछ काम ताकि हमारे शादी को आने वाले लोग ध्यान रखें या हमारे शादी की स्मारक चिन्ह के रूप में वो रहे। तो रामचंद्र देव बोलते हैं कि बस इतना सा बात है, एक काम करते हैं, मैं एक महल बनाता हूँ छोटा सा, ठीक, कहाँ पे, छपरी ग्राम पे, छपरी ग्राम पे मैं एक महल बनवाता हूँ, है ना, और उसी महल में मेरा शादी का मंडप बनेगा, और वो मंडप कितने खंभों वाला होगा, तो 16 खंभों वाला। उसी महल में मेरा मंडप बनेगा और वो मंडप रहेगा 16 खंभों वाला। छत्तीसगढ़ी में मंडप को हम मड़वा बोलते हैं, ठीक है। रामचंद्र देव का शादी का मड़वा या मंडप जिस महल में बनता है, जिस महल में उस मंडप को बनाते हैं, वही महल आगे चल के मड़वा महल कहलाता है। ठीक, किसके कहने पे बना रहे हैं, अंबिका देवी का, वही महल आगे चल के मड़वा महल कहलाता है। ठीक, दूसरा चीज, रामचंद्र देव एक सेकंड, रामचंद्र देव किस मंदिर में दूल्हा बन रहा है, सॉरी किस महल पे दूल्हा बन रहा है, मड़वा महल पे। अपने लिए 16 खंभों का एक महल बनवा रहा है, ठीक, अंबिका देवी से विवाह करने के लिए, इसी महल में उनका विवाह होना है। ठीक, रामचंद्र देव जिस महल पे दूल्हा बनेगा, शादी करने के बाद दूल्हा बन ही ना जाता है ना जी, तो दूल्हा बनेगा, इसीलिए इस मड़वा महल को हम एक और नाम दूल्हा देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मड़वा महल नहीं देगा तो दूल्हा देव लिख देगा। दूल्हा देव मंदिर के निर्माण करता कौन है या किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था, रामचंद्र देव। अच्छा, कई पुस्तक में हमको ऐसा जानकारी मिलता है कि इस मड़वा महल और मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर या महल को अंबिका देवी ने बनवाई थी। ठीक, ऐसा भी हमको मिलता है। तो यदि मान लो रामचंद्र देव ऑप्शन में नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, रामचंद्र देव नहीं है तो आप अंबिका देवी का नाम आप उसमें ले सकते हो ऑप्शन में। ठीक, अच्छा, इस मड़वा महल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इतिहासकार लोग इसके तरफ मतलब मेन इस महल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इस मड़वा महल में एक अभिलेख है। ठीक, मड़वा अभिलेख बोलते हैं इसे, अभिलेख, तो छपरी ग्राम में तो छपरी अभिलेख भी बोल देते हैं। इस अभिलेख में हमको फणी नागवंशीय राजाओं के वंशजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फणी नागवंशी राजाओं और उनके वंशजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है इसी मड़वा महल के अभिलेख से। ठीक, इसीलिए मड़वा महल इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा हमको जानकारी इस मड़वा महल के अभिलेख से मिलता है। ठीक, गोपाल देव के बाद रामचंद्र देव एक कलचुरी राजकुमारी जिसका नाम रहता है अंबिका देवी से विवाह करता है। कहाँ पे, तो अपने लिए 16 खंभों वाला एक मंडप बनवाता है, उस मंडप का नाम रहता है मड़वा महल, क्योंकि इसका मड़वा, शादी का मड़वा भी इसी महल पे करता है और साथ ही साथ इसी महल पे वो दूल्हा भी बनता है। इसीलिए इस 16 खंभों वाले महल को मड़वा महल और दूल्हा देव के नाम से हम दूल्हा देव महल के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है, छपरी ग्राम कवर्धा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक, छपरी ग्राम कवर्धा पे है ये। ठीक है जी, शासक किसके शासनकाल में बन रहे, रामचंद्र देव के शासनकाल में। अच्छा देखो, किससे विवाह कर रहे हैं, कलचुरी राजकुमारी। कुछ अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि जो फणी नागवंशी शासक जो थे वे कलचुरियों के अधीन में रह करके शासन करते थे, कलचुरी वंश। ठीक,
कलचुरी वंश के अधीन में रह करके शासन करते थे। क्वेश्चन तो अब घुमा फिरा के पूछता ही है, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना कि कवर्धा के फणी नागवंशी शासक किन शासकों के अधीन में रह करके काम करते थे। तो ध्यान में रखिए वो कलचुरी वंश के शासकों के अधीन में रह करके काम करते थे या अपना साम्राज्य चलाते थे। ठीक जी, यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा हमको एक और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि किसने बनवाया, कौन बनवाया, क्यों बनवाया करके। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। जिस चौरा ग्राम में छत्तीसगढ़ का खजुराहो है भोरम देव, उसी चौरा ग्राम में एक महल है छेरकी महल। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र देव ने इस छेरकी महल के निर्माण के लिए कुछ गांव दान में दिए थे। यदि किस शासक के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, तो आपको आंसर रामचंद्र देव लेना है। ठीक, क्योंकि अभिलेखों से हमको जानकारी मिलता है कि रामचंद्र देव ने कुछ ग्राम इस छेरकी महल के निर्माण के लिए दान में दिया था। ऐसा माना जाता है कि बकरी चराने वाला किसी व्यक्ति के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक, और बकरी को उसी मंदिर के आसपास चराता था। तो उस टाइम में हो सकता होगा उस मान से बकरी का बॉडी से जिस प्रकार से गंध आता है, वैसी गंध आता है उस मंदिर में प्रवेश करते टाइम, इसीलिए इस मंदिर का नाम छेरकी महल पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। साथ ही साथ दूल्हादेव मंदिर, जैसे कि हम पढ़े पहले, उस दूल्हादेव मंदिर के बारे में एक और ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का भी एक कुल देवता होते हैं जिनका नाम है दूल्हादेव। ठीक, हो सकता होगा उन्हीं के, क्योंकि जो है ये दूल्हादेव या मड़वा महल, ये शिव मंदिर है, ये है ना, शिव मंदिर। हो सकता होगा उन कुल देवता के कारण इस मड़वा महल या दूल्हादेव मंदिर का नाम जो है, पर इस शिव मंदिर का नाम जो है दूल्हादेव पड़ा। ठीक, फणी नागवंश के बारे में इतना समझ में आया क्या। ठीक, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा लास्ट में क्या, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक, ठीक, अंतिम शासक का नाम है मोनिंग देव। बस इतना ही पढ़ना है आपको कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में, और कुछ नहीं। कवर्धा के फणी नागवंशी खत्म, अंतिम शासक। ठीक, समझ में आया, एक बार रिपीट करें क्या। छत्तीसगढ़ में नागवंशी शासक, 2 नागवंशी शासक, बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक और कवर्धा में फणी नागवंशी शासक। फणी नागवंशी शासकों का शासन क्षेत्र क्या है, तो कवर्धा। ठीक, कवर्धा में एक जगह है विशेष पचराही, ये पचराही जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है फणी नागवंश के लिए। ठीक, क्वेश्चन पूछ चुका है कि पचराही कहाँ है, जिला दर्शन में भी पढ़े होंगे आप। पचराही पुरातात्विक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको एक छत्तीसगढ़ का विशेष राजवंश फणी नागवंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस वंश का पहला शासक या संस्थापक कौन है, अहिराज। उसके बाद हम पढ़ते हैं गोपाल देव। गोपाल देव ने क्या काम कराया था जी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो छत्तीसगढ़ के आज के समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बेहतर प्लेस या एक छत्तीसगढ़ को एक अलग विशेष पहचान देता है, भोरम देव का मंदिर। ठीक, भोरम देव का मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल देव ने। वो एक शिव मंदिर है, कब बनवाया था, 1089 ईस्वी में। ठीक, छपरी लेख से हमको पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण में लक्ष्मण देव नाम का कोई व्यक्ति इनका सहयोग किया था। ये नाम आपको नहीं भूलना। ठीक, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देगा। गोपाल देव के साथ आपको रामचंद्र देव का भी ऐसे मर्ज करके नाम पूछ दे कि बताइए निम्न में से किसने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। गोपाल देव रामचंद्र देव, गोपाल देव लक्ष्मण देव, गोपाल देव पृथ्वी देव, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों नाम आपको नहीं भूलना है, लक्ष्मण देव और गोपाल देव। ठीक, इस मंदिर को हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोलते हैं और ये एक शिव मंदिर है। मंदिर के बारे में बताया आपको, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें हर एक मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं रामचंद्र देव के बारे में। रामचंद्र देव विवाह करता है किससे, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से। बार बार बोल रहा हूँ, अंबिका देवी का नाम आपको नहीं भूलना है। अंबिका देवी बोलती है कि हमको अपने शादी को यादगार बनाना है, तो आप कुछ बनवाइए, उसके लिए हम वहीं शादी करेंगे। तो रामचंद्र देव बनवाता है एक 16 खंभों वाला महल, छोटा सा, जिस 16 खंभों वाला महल में मड़वा गड़ाता है अपना शादी का, उसी मंदिर को हम आगे चल के मड़वा महल बोलते हैं। ठीक, ये मंडप बनाता है तो मड़वा महल बोलते हैं या ठीक है, जिस महल में, जिस 16 खंभों वाले महल में रामचंद्र देव दूल्हा बनता है, उसी मड़वा महल को हम आगे चल के दूल्हा देव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वो एक शिव मंदिर है। ठीक है जी,
है कहाँ ये? छपरी ग्राम में, जिला कवर्धा। ठीक, इस मड़वा महल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ से मिला हुआ अभिलेख। इस अभिलेख में हमको फणी नागवंशी शासकों के वंशजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलती है कि फणी नागवंशी शासक कलचुरियों के अधीन थे या कलचुरियों के अधीन रह करके शासन कर रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और सबसे लास्ट और सबसे अंतिम चीज, चौराग्राम में एक और स्थापत्य कला, छेरकी महल। छेरकी महल को किसके शासनकाल में बनाया गया था? फणी नागवंशी शासकों के शासनकाल में बनाया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, सब चीजें केवल एक ही जगह पे घटना घटित हो रही है, वो है कवर्धा या कबीरधाम। ठीक, शासनकाल था रामचंद्र देव जब ये छेरकी महल का निर्माण कराया जा रहा था। इस बारे में जानकारी इस तरह से मिलती है कि रामचंद्र देव ने कुछ गांव दान में दिया था। ठीक, और इस वंश के अंतिम शासक हुए आपका मोनिंग देव। बस इतना ही पढ़ना है आपको, आपका कवर्धा का फणी नागवंश समाप्त। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम और एक नया वीडियो लेकर के आएंगे छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस विशेष टॉपिक पे छत्तीसगढ़ जीएस से लेकर के सीजीजीएस को लेकर के किस विशेष टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, या हमको किस विशेष टॉपिक पे काम करना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। हम आने वाले 2-4 वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।